हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ जो फिगर बना हुआ है, दैट शोज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर अगर बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो प्रोजेक्शन जो हमें बाहर से दिखाई देता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉस्ट्रिल कहेंगे। ठीक है, नॉस्ट्रिल कहेंगे इसे। देखिए, यह जो प्रोजेक्शन होता है, यह दो चीज़ों के मिलने से बन गया होता है। दो चीज़ें मेनली इसे कंपोज करती हैं। एक होता है बोन और दूसरा जो होता है वो होता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज बनाता है इसे। अब बोन्स और कार्टिलेज को आपस में मिलाकर आपका बनता है क्या? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के भीतर छोटा सा होल होता है ना? यह होल सेप्टम के द्वारा, ठीक है ना, एक सेप्टम के द्वारा दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे ये ट्यूब आप देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यह एक ट्यूब है, ठीक है, यह एक ट्यूब है। तो जैसे यह एक ट्यूब है, तो यह ट्यूब जो है तो सिंगल, लेकिन बीच में एक दीवार खींच दी गई जो इस ट्यूब को दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, इसी वॉल को, यानी जो वॉल बांटता है, सेपरेट करता है, उस वॉल का नाम रख दिया जाता है सेप्टम। ठीक है, तो इस सेप्टम जो है वह इसे दो हिस्सों में बांट देता है, इस होल को, और इसे हम लोग कहते हैं नेसल पैसेज। ठीक है, इसे हम लोग है ना, नेसल पैसेज कहते हैं। अब इस नेसल पैसेज के भीतर अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो है वह नेसल पैसेज हो जाएगा। ठीक है, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज हो जाएगा। इस नेसल पैसेज में याद रखिएगा, ये जो नेसल पैसेज है, इसमें कुछ खास पार्ट्स, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट्स होते हैं। क्योंकि यह नेसल पैसेज में क्या क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें होता है नेसल हेयर। क्या हो जाएगा? नेसल हेयर हो जाएगा। ठीक है, नेसल हेयर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा म्यूकस सेल्स या म्यूकस ग्लैंड्स कह सकते हैं, म्यूकस सेल्स कह सकते हैं। इसके साथ इसमें होता है एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल। कौन सा एपिथेलियल? एपिथेलियल में भी सीलिएटेड एपिथेलियल। कौन सा एपिथेलियल रहेगा? तो ये रहेगा आपका सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स रहता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो है एक और सेल होता है जिसे हम लोग सेंसरी एपिथेलियम कहते हैं। सेंसरी एपिथेलियम। वह सेंसरी एपिथेलियम का भी एक अलग टाइप होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कई सारे टाइप्स ऑफ सेंसरी एपिथेलियम होता है। ठीक है, सेंसरी एपिथेलियम होता है। इसमें यह गैस्ट्रो रिसेप्टर सेल्स को कंसिस्ट, यह जो सेंसरी एपिथेलियम होता है, यह गैस्ट्रो रिसेप्टर, सॉरी, यह जो गैस्ट्रो रिसेप्टर नहीं है, इसे हम लोग गैस्ट्रो रिसेप्टर नहीं, सॉरी, इसे हम लोग जो है वह कहते हैं ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टोरी, ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर कहते हैं। बिकॉज ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये सेल्स केवल और केवल स्मेल को सेंस करते हैं, स्मेल को, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर सेल्स होंगे। फिर आप यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे जब पहुंचेंगे आप, तो यहाँ पे नेसल कैविटी पाई पाई जाती है। एक चैम्बर होता है जिसे हम लोग सामान्यतः नेसल कैविटी कहते हैं। नेसल, है ना, नेसल कैविटी कह सकते हैं, नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी कहेंगे। यहां पर होगा आपका, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका फेरिंग्स। क्या हो जाएगा? फेरिंग्स। पहले आएगा आपका लेरिंग्स। पहले कौन आ जाएगा? लेरिंग्स आ जाएगा। ठीक है, लेरिंग्स आ जाएगा। और इसके ठीक नीचे, ठीक है, इसके ठीक नीचे यहां पर आपका आ जाएगा फेरिंग्स। ठीक है, क्या आ जाएगा?
फेरिंग्स आ जाएगा। चलिए इसके बाद आपका एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं इसे? विंड पाइप कहते हैं। इस विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिया कहते हैं। और यह ट्रैकिया जब लंग्स के पास पहुंचता है, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन आप देख रहे होंगे, ये है आपका मस्कुलर प्रोजेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं लंग्स। क्या कहेंगे इसे? लंग्स कहेंगे। ट्रैकिया यहां पर आएगा तो दो पाइप्स के रूप में डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, दो पाइप्स के रूप में बढ़ जाएगा जो इन दोनों लंग्स को कनेक्ट करेगा और इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, इस यह ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर करेगा तो थीन एंड ब्रांच्ड ट्यूब्स में डिफरेंशिएटेड हो जाएगा ताकि लंग्स के हर पार्ट में जो है वह एयर को पहुंचाया जा सके। और इन छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स ऑफ एयर को हम लोग क्या कहते हैं? हवा की छोटी छोटी पाइपों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नाम हम लोगों ने दे दिया ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स नाम दे दिया। ठीक है, ब्रोंकियल्स नाम हो गया। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इतने सारे पार्ट्स जो है वह हमारे लंग्स में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। अब देखिएगा, लंग्स चूंकि वह थीन एंड डेलिकेट पार्ट है, यह थीन मेम्ब्रेन का, यह मेम्ब्रेन के फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का बना हुआ एक प्रोजेक्शन है और इसलिए इसे मैकेनिकल शॉक से बचाए रखने के लिए इसके पास प्रोटेक्टिंग गार्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पास जो एक एडिशनल मेम्ब्रेन होता है जो इसके चारों तरफ फैला होता है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरा। इसके पास जो डबल मेम्ब्रेन वॉल होगा इसका नाम हो जाएगा प्लूरा। ठीक है, और यह एक शैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ फॉर्म करता है और इसलिए इसे हम लोग प्लूरा, जो जिस मेम्ब्रेन मतलब जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, इसे हम लोग कहते हैं प्लूरल सैक। प्लूरल सैक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्लूरल सैक के बाद इसके ठीक ऊपर मसल्स का एक और, है ना, लेयर पाया जाता है जो आपको बिट्स के रूप में यहाँ पे दिख रहा होगा। इस बिट्स वाले मसल्स को हम लोग कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। इंटर इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये इंटरकॉस्टल मसल है जो इसको एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा इसके चारों तरफ एक और बोन्स की जो है वह कीज बनी हुई होती है जिसे हम लोग कहते हैं रिब केज। ये भी प्रोटेक्शन का काम करेगा। और इसके ठीक नीचे मसल्स की एक वॉल होती है। इस मसल की वॉल को डायाफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं इसे। यह जो है आपका जो कैविटी होता है, अपर कैविटी, चेस्ट कैविटी, ठीक है, इसे हम लोग थॉरेसिक कैविटी कहते हैं। तो थॉरेसिक कैविटी को दो हिस्सों में विभाजित कर देता है, बांट देता है, जिसे हम लोग एक को चेस्ट कैविटी और एक को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। यानी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने वाला यह लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी बच जाती हैं, जैसे कि हम लोग कहेंगे कि ये जो विंड पाइप होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे रिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये जो रिंग होता है यह सी शेप्ड कार्टिलेज का बना हुआ, सी शेप्ड यानी कि कंप्लीट ओ शेप्ड ना होकर यह थोड़ा सा बीच में गैप रहता है और इसलिए यह सी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज रिंग। क्या कहते हैं इसे? कार्टिलेज रिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो कार्टिलेज रिंग है यह इस पर्टिकुलर मसल्स को या मस्कुलर ट्यूब को, क्योंकि इसमें कोई बोन नहीं होता, तो इस मस्कुलर ट्यूब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड इट प्रिवेंट इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चॉकिंग।
यही नहीं, यह जो विंड पाइप होता है, इसके वॉल्स में छोटे-छोटे सिलिएटेड मसल्स जो है, वह सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है? अब हम लोग यह देखेंगे कि किसका क्या काम होता है, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस को कैसे कौन क्या काम करता है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ पार्ट्स को देखा है। अब चलिए बात करते हैं फंक्शंस की, तो यहाँ पे हम एक-एक करके फंक्शंस को थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नॉस्ट्रिल क्या है, तो नॉस्ट्रिल जो होता है हमारे नोज की एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस को शो करता है। एक्सटर्नल जो प्रोजेक्शन होता है, इस प्रोजेक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला बोन और कार्टिलेज और एपिथेलियल टिश्यूज का मिला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, आप देख रहे होंगे बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, जिससे यह हमारे नोज को, हमारे फेस को तो एक तो मतलब हमारे लुक में थोड़ा-सा चेंज लाता ही है, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि यह बाहर की तरफ होने के कारण आसानी से गैसेस एक्सचेंज को एटमॉस्फेयर से परफॉर्म करने में हमारे इस सिस्टम को हेल्प करेगा। इसके भीतर इसके भीतर क्या-क्या होता है, तो इसके भीतर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इसमें होता है सेप्टम। बात करेंगे किसका? सेप्टम का। ठीक है, सेप्टम होगा, किसमें होगा सेप्टम? तो ये होता है आपका नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज में, ठीक है। यह सेप्टम जो है वह क्या करता है, दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर देता है। अब आप इंपॉर्टेंस देख लेंगे कि दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करने का रीजन क्या होता है। देखिए, सबसे पहला काम होता है कि दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो गया तो ये पाइप्स जो हैं वो आसानी से लार्जर क्वांटिटी में एयर को गैसेस को एक्सचेंज कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए कि इस सेप्टम की वजह से यह थोड़ा सा स्पेस या गैप को रिड्यूस कर देता है। गैप्स को रिड्यूस करने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि इस नेसल पैसेज में प्रेजेंट होता है आपका क्या, नेसल हेयर, ठीक है, नेसल, ठीक है, नेसल हेयर होता है, नेसल हेयर होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो नेसल हेयर होता है, यह नेसल हेयर काम क्या करता है, तो यह फिल्टरेशन का काम करेगा, फिल्टर का काम करेगा, ठीक है, फिल्टर का काम करेगा। जो भी एयर हमारे नोज में एंटर करेंगे, तो वह यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके चारों तरफ देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए कि ये नेसल पैसेज है, तो इसके चारों तरफ हेयर होता है। हवा को इस एयर से क्रॉस करना होता है, तो यह क्या करेगा हेयर कि उसमें प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है इसके बाद, इसकी सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन में होता है सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड, है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम भी फिल्टरेशन प्रोसेस को ही परफॉर्म करता है और डस्ट पार्टिकल्स और अदर इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। सिलेटेड एपिथेलियम सेंस करने का यानी पहचानने का, चीजों को जज करने का, डिटेक्ट करने की भी एबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए, सिलेटेड एपिथेलियम किसी भी चीज को यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, तो यानी अगर कोई चीज हमारे नाक में चला जाता है तो वह उसे यूनिडायरेक्शनल मूव कर देगा, एक दिशा में उसे हटा देगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो आपका जो है वहाँ पर दिखाई देगा कि इस जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसके बाद आपका आ जाएगा कौन? तो म्यूकस ग्लैंड आ जाएगा या म्यूकस सेल्स आ जाएगा। म्यूकस सेल्स कह लीजिए इसे, ठीक है, म्यूकस सेल्स कह लीजिए। यह जिस लिक्विड को सेक्रेट करता है, इसे हम लोग कहते हैं म्यूकस। क्या कहेंगे इसे? म्यूकस कहेंगे। म्यूकस जो है वह एक तरह का स्टिकी लिक्विड है ना। म्यूकस क्या है? एक स्टिकी लिक्विड कंसिस्ट करता है और यह स्टिकी लिक्विड जो यह नेसल हेयर या सिलिएटेड एपिथेलियम दोनों मिलकर फिल्ट्रेट करते हैं, उन फिल्ट्रेट को हमारे नेसल पैसेज के वॉल्स पर स्टिक कर देता है, चिपका देता है, ताकि वह हमारे लंग्स तक ना पहुंच सके।
इसके बाद जब बात करेंगे मसल्स आपका जो है वो मसल सेल होता है, तो मसल सेल के सॉरी म्यूकस सेल के ठीक बाद आपका देखेंगे कि यहाँ पे आपके आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपका काम है वो फ़िल्टर हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंसरी एपिथेलियम। क्या हो जाएगा? सेंसरी सेंसरी एपिथेलियम होगा। सेंसरी एपिथेलियम होगा, जैसा हमने चर्चा किया था। सेंसरी एपिथेलियम का काम क्या होगा? तो यह एक ओल्फैक्टोरी ग्लैंड का काम करता है। कौन सा ग्लैंड काम करेगा? ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर, सॉरी ओल्फैक्टोरी ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर का काम करता है। ठीक है, ये जो ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर होता है, यह क्या करेगा? तो यह एयर में या गैसेस में प्रेजेंट चीज़ों की स्मेल को फील कराता है, और जब भी कोई अनयूजुअल फीलिंग्स हमें हमारे ब्रेन को मैसेज के रूप में यह फॉरवर्ड करता है कि यह फीलिंग्स, यह जो स्मेल है दैट इज नॉट फिट फॉर अस, है ना, यह प्लेजेंट नहीं अनप्लीजेंट है, यह हेल्दी नहीं अनहेल्दी है, तो यह किसके द्वारा होगा? ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर्स के द्वारा होगा। ये स्मेल को हमें हमारे महसूस करा देता है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी में, ठीक है, नेसल कैविटी में, ठीक है। नेसल कैविटी क्या करता है? देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो नेसल कैविटी होता है, नेसल कैविटी होता है, यह नेसल कैविटी के अंदर एयर के आने के बाद यहां पर होता है दो काम। पहला होता है टेम्परेचर एडजस्टमेंट, टेम्परेचर एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर एडजस्टमेंट का मतलब है कि एटमॉस्फेयर से आए हुए अनयूजुअल गैसेस को के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने के बाद हम लोग उसका दूसरा जो है वह प्रोसेस परफॉर्म कर देते हैं, और वह टेम्परेचर एडजस्टमेंट के बाद होता है दूसरा काम, एडिंग ऑफ मॉइस्चर, एडिंग एडिंग ऑफ मॉइस्चर। हम सोच रहे होंगे कि हम मॉइस्चर क्यों ऐड किया जाएगा भाई? देखिए एक्चुअली कि अगर ड्राइड एयर हमारे लंग्स में पहुंचता है, तो वहां पर वह ड्राइड एयर हमारे लंग्स के थीन मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शंस को वह क्या करेगा? थीन मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन को खराब कर सकता है, खत्म कर सकता है, फट सकते हैं उसके ड्राइड एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से। इतना ही नहीं, यह ड्राइड जैसे ही इसमें मॉइस्चर ऐड होता है एयर में, तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज अगर एयर में प्रेजेंट रह गया है जो नेसल पैसेज में फिल्ट्रेट नहीं हुआ है, तो दैट बिकम्स हेवियर ड्यू टू द एडिंग ऑफ मॉइस्चर इन द डस्ट पार्टिकल्स। When it passes through the windpipe, then the ciliated epithelium present on the surface of windpipe just filtered and expel it out, thrown out. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडिंग मॉइस्चर को ऐड करने का दो मेन वजह हमने आपको बता दिया है। यहाँ से जो एयर होता है, यहाँ से जो एयर होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? तो याद रखिए यहाँ से जो एयर होगा यह पहुँच जाएगा कहाँ पर? यह पहुँच जाता है आपका यहाँ से आपका आ जाएगा किसमें? लैरिंग्स में। कहाँ पर आ जाएगा? लैरिंग्स में। ठीक है, कहाँ पे पहुँच जाएगा? लैरिंग्स में पहुँच जाएगा। अब लैरिंग्स क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे दो पाइप्स का जंक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फूड पाइप आ रहा है और एक विंड पाइप। इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। तो जैसे यहाँ से मान लीजिए कि आ रहा है विंड पाइप, ठीक है, यहाँ पे विंड पाइप आ रहा है और यहाँ से आ रहा है फूड पाइप। देखिएगा यहाँ से आ रहा है फूड पाइप। अब विंड पाइप क्या होता है कि विंड पाइप जो है वह यहाँ पे चला जाता है। विंड पाइप इस साइड में आ गया, विंड पाइप यहाँ आ गया, और फूड पाइप कहाँ आ गया बताइएगा? फूड पाइप कहाँ आ गया? तो याद रखिएगा फूड पाइप चला आता है इधर, फूड पाइप चला आता है यहाँ पे, ठीक है, फूड पाइप चला आता है यहाँ पे।
तो ये हो गया आपका फूड पाइप, ये हो गया क्या? फूड पाइप। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका विंड पाइप। अब दोनों देख रहे हैं कि क्रॉस हवा इधर से आ रही है तो इधर जानी चाहिए, ये इसको जाना इधर है। ये यहाँ से फूड यहाँ आता है तो इधर जाना चाहिए, इसको जाना इधर है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब फूड पार्टिकल्स एंटर करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे कि यह फूड पाइप में जाने के बजाय कहाँ एंटर कर जाएंगे? विंड पाइप में। तो याद रखिएगा ये सी जंक्शन को, जहां पर कि फूड पाइप और विंड पाइप मिलते हैं, इस छोटे से जंक्शन का नाम क्या हो गया? इसी छोटे से जंक्शन का नाम हो जाता है, हम लोग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे? लैरिंक्स कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहेंगे इसे? लैरिंक्स कहेंगे। ठीक है। अब ये हम देखिए, इसमें क्या होगा कि इस फूड या वाटर को विंड पाइप में एंटर करने से प्रिवेंशन के लिए यहां पर एक छोटी सी प्रोजेक्शन होती है, मसल्स की बनी हुई प्लेट होती है, जो कवर होती है, जो जब हम लोग फूड या वाटर इनहेल मतलब इनगल्फ करते हैं तो उस समय यह विंड पाइप को क्लोज कर देता है, तो यह सीधा पास हो जाता है फूड पाइप में। लेकिन जिस समय हम लोग सांस लेते हैं उस समय यह फ्लैप, यह जो स्ट्रक्चर होता है, यह सीधा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा वॉल्व की तरह, और एयर यहां पर पास हो जाएगा। कहेंगे सर क्या एयर हमारे स्टमक में नहीं जाएगा? एयर क्या हमारे स्टमक में एंटर नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यह विंड पाइप में भले एंटर कर जाए एयर, एयर के एंटर करने से हमारे विंड पाइप को सॉरी हमारे फूड पाइप को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जबकि फूड के एंटर करने से हमारे विंड पाइप को नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। कहेंगे क्या सर कभी नहीं जाता होगा? देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यह चला जाए, है ना? क्या फूड ये चला जाए? तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा विंड पाइप के पास होता है वह सिलिएटेड एपिथेलियम होगा, जो अनवांटेड पार्टिकल्स, अनयूजुअल पार्टिकल्स के एंटर करते ही रिएक्ट करता है और इसे प्रेशर के साथ बाहर फेंक देता है। कभी कभी आपको महसूस होगा कि जब आप सरकते हैं तो यह फूड बहुत प्रेशर के साथ आपके माउथ से, नोज से, दोनों साइड से बाहर आ जाता है। सरकने का मतलब हो गया कि द फूड और वाटर दैट हैज टू ट्राइंग टू एंटर इनसाइड द विंड पाइप। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोजेक्शन को ही हम लोग कहते हैं इपीग्लॉटिस। क्या कहेंगे इसे? इपीग्लॉटिस कहेंगे। ठीक है, इपीग्लॉटिस कहते हैं इसे। यही इपीग्लॉटिस आपका क्या करता है? इस फ्लैप, यह फ्लैप है जो बंद करता है और खोलता है विंड पाइप को। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ने पर, तो थोड़ा सा एक और प्रोजेक्शन यहाँ पर, चौड़ा सा प्रोजेक्शन आ जाता है जो विंड पाइप को थोड़ा सा बड़ा बना देता है, और इसको हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स या फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स कहते हैं इसे। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। और यह वॉइस बॉक्स वॉइस यानी आवाज को प्रोड्यूस करता है, यहां पर कंपन होगा और जिससे आवाज निकलेगी। अब यहाँ से जब यह आगे बढ़ता है तो इसके पास सी सेप्ट बहुत सारे कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, है ना? बहुत सारे कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, जो रिंग्स इस पर्टिकुलर पाइप को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन यह इसे चौक होने से रोकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो यह विंड पाइप जब आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, विंड पाइप आगे बढ़ेगा, हमने इसे बता ही दिया है कि इसमें लाइनिंग्स जो होती हैं वो सिलेटेड एपिथेलियम की होती हैं, ताकि ये इसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज, फूड, वाटर या माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एंटर ना करे, तो सिलेटेड एपिथेलियम उसे प्रिवेंट कर देती है, उसे यूनिडायरेक्शनली मूव करके बाहर फेंक देती है। अब कहेंगे कि अगर फूड या वाटर हमारे लंग्स में एंटर कर भी गया तो यह याद रखिएगा कि यह एंटर करेगा तो हमारे लंग्स में एक डिजीज कॉज करेगा, एक बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, एक डिजीज क्रिएट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग कहते क्या है, उसे बीमारी को हम लोग कहते हैं न्यूमोनिया। अक्सर आपने न्यूमोनिया का नाम सुना होगा ही। ठीक है, यह न्यूमोनिया नाम की डिजीज को कॉज करता है।
अब देखेंगे यहाँ पे, जब यह पहुंचता है आपके कहाँ पर, जब यह पहुंचता है चेस्ट कैविटी में, तो यह दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो जाता है पाइप, ताकि यह दोनों लंग्स को कनेक्ट कर सके। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब यहाँ पर पहुंचता है तो यह लंग्स के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यह छोटे छोटे थिन मेम्ब्रेनस ट्यूब्स में डिवाइड होता है, और इसी का नाम हो जाता है ब्रोंकियल्स। ठीक है। अब ब्रोंकियल्स जो है जब एंड पर पहुंचता है तो इस ब्रोंकियल्स के एंड पर थिन मेम्ब्रेनस ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को हम लोग एल्वियोली कहते हैं। खैर चलिए, एयर तो पहुंच गया यहां पर, अब यह दोनों लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स के बारे में सवाल हो जाएगा कि लंग्स क्या है, तो याद रखिए लंग्स जो है वह मस्कुलर ऑर्गेन होता है जो फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का बना हुआ होता है। इसमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं। सवाल यह भी उठता है कि सर फोल्ड क्यों होगा, तो फोल्ड होता है ताकि इसकी मतलब एक्सचेंज प्रोसेस के सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज किया जा सके, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इस छोटे से स्पेस, छोटे से प्रोजेक्शन से एब्जॉर्ब कर सके, एक्सचेंज कर सकें। अब बात करेंगे यहाँ लंग्स की, तो लंग्स जो है वह चूंकि मस्कुलर प्रोजेक्शन है, इसमें कोई बोन नहीं है, तो यह बोन नहीं होने के कारण यह बलून की तरह जो है वह एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। तो इस वर्क में इसका एक और हेल्पर मसल इसके आसपास पहुंच जाता है। इसके वर्क के हेल्प के लिए इसके पास एक और मसल हो जाता है। ठीक है, यह मसल इसका हेल्प करता है। इसी मसल का नाम क्या हो गया, तो इसी मसल का नाम हो जाता है आपका, क्या नाम हो जाता है, इंटरकॉस्टल मसल। ये मसल कहलाते हैं इंटरकॉस्टल। इंटरकॉस्टल मसल और लंग्स के बीच में एक और प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जो ड्यूअल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, ड्यूअल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। इन्हें हम लोग कहते हैं प्लूरा। इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, प्लूरा कहेंगे। अच्छा, प्लूरा के को जो है वह दोनों तरफ से प्लूरा आपस में मिलकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल सैक। अच्छा, ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो है वो लिक्विड से फिल होते हैं, लिक्विड भरा हुआ होता है, उसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो यह इसके चारों तरफ जो है वह मसल्स होंगे, इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, मसल्स ऐड हो जाएंगे, जो इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को गाइडेड करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लंग्स के चारों तरफ जो है वह एक केज बना होता है, रिब्स का एक केज बना होता है। आप देखेंगे हड्डियों का एक केज ढांचा बना हुआ होता है। इसी हड्डी के ढांचे को हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। ये चारों तरफ से रिब केज बना हुआ होता है, जो इसके बोन्स के चारों तरफ से यहाँ पर रिंग्स बने हुए होंगे, रिब केज कहते हैं। ठीक है, ये रिब केज इसे एक्सेसिव एक्सपेंशन से बचाता ही नहीं है, न सिर्फ एक्सेसिव एक्सपेंशन से बल्कि मैकेनिकल शॉक से भी बचाता है। इसलिए इससे मैकेनिकल शॉक से बचने के लिए कई सारे लेयर्स होते हैं। पहला रिब केज हो जाएगा जो इसे मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। दूसरा इसका प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है आपका इंटरकॉस्टल मसल, ये भी इसके प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। इसके बाद तीसरा जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल सैक, यह भी इसे मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, किसी तरह का फिजिकल या मैकेनिकल शॉक में इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ताकि यह प्रॉपर वर्क प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके ठीक नीचे, चूंकि वह लंग्स है तो बलून, तो अगर जिस समय हम इनहेलेशन करते हैं एक्सपैंड होकर हमारे मतलब एब्डोमिनल कैविटी में एंटर ना हो जाए, तो यहाँ पे एक मस्कुलर वॉल होता है, मस्कुलर जो है वह प्रोजेक्शन होता है ना, जो उल्टा सा ट्यूब लाइक दिखता है ना, उल्टा तवे जैसा दिखेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। यह इसे एक्सेसिव एक्सपेंशन से बचाता ही नहीं है, बल्कि जिस समय एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है तो यह इसे धक्का मारकर, है ना, प्रेस करके धक्का दे देगा, ताकि इसमें से मैक्सिमम एयर को बाहर निकाला जा सके।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट ओवरऑल चीजें समझ ली हैं। अब देखिए लंग्स तो हमारे पास कितने हैं, दो। देखिएगा यहाँ पे इसमें यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो लंग्स होता है, इसमें जो राइट लंग होता है वह लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज लेफ्ट लंग हैज टू शेयर देयर स्पेस विथ हर्ट। ये हर्ट के साथ अपना स्पेस शेयर करता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी या जो लेफ्ट होता है वह थोड़ा सा छोटा हो जाता है और राइट जो है वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब अमेजिंग फैक्ट कुछ और भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है कि हमारा जो बात करेंगे विंड पाइप की, तो विंड पाइप जो होता है याद रखिएगा यह 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। ट्रैकिया या विंड पाइप कितने सेंटीमीटर का होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर का। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यह व्यक्ति की खुद की लंबाई पर निर्भर करता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जब पहुँचता है एयर, एयर जब यहाँ पहुँच जाएगा सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद, तो यहाँ थिन मेम्ब्रेनस ट्यूब से जब यह नेटवर्क में डिफरेंशिएटेड होगा, तो जब हम देखेंगे यहाँ पर ब्रोंकियल्स, क्या देखेंगे, ब्रोंकियल्स देखेंगे। तो जो ये ब्रोंकियल्स होते हैं यह जब एंड पर पहुँचते हैं तो यह थिन मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका थिन मेम्ब्रेनस एयर ट्यूब्स, एक हो जाएगा एयर ट्यूब्स, एयर ट्यूब्स हो जाएंगे, और दूसरा जो हो जाएगा इसके पास वो हो जाएगा कैपिलरीज। ठीक है, दो चीजें प्रमुख रूप से इसके पास आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज मिल जाएगी आपकी एयर ट्यूब्स, क्योंकि इसमें एयर फिल होता है, और दूसरी मिल जाएगी कैपिलरीज जो ब्लड को कंसिस्ट करती हैं। इसी एयर मतलब शैक को, इसी एयर बैग को, इसी थिन मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम लोग कहते हैं एल्वियोली, या इसे हम लोग एल्वियोलर सैक भी कहते हैं। हमारे लंग्स में, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली जो है याद रखिएगा ये जो एल्वियोली होता है यह अप्रॉक्सीमेटली 300 टू 700 मिलियंस, 700 क्या, मिलियंस, ठीक है, मिलियंस, मिलियंस ऑफ जो है वो आपको एल्वियोलर सैक्स होते हैं, जहां पर कि गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे क्या, तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस परफॉर्म होगा, जहाँ एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर यह जो है पार्ट वह इस पर्टिकुलर लंग्स में रिलीज कर देगा। फिर हमारे लंग्स से एयर उसी प्रोसेस से बाहर चला जाता है। अब कल हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।